डिस्कस करते हैं अपने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट टॉपिक के साथ। पीछे मैं आपको बूस्टर बाकी सभी डीसी 2 वायर सिस्टम डीसी 3 वायर सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। टॉपिक चल रहा था हमारे पास पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन। मैं उसमें आपको 2 या 3 मेथड बता चुका था। तो अगला मेथड देखिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन का। कौन सा भाई? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन का अगला मेथड है हमारे पास बाय द कैपेसिटर बूस्टर। किसके द्वारा? टॉपिक था हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन। कौन सा भाई? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन। पावर फैक्टर देखिए अब हम कैसे करते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन का बाय द कैपेसिटर बूस्टर। किसके द्वारा? बाय कैपेसिटर बूस्टर। किसके द्वारा? कैपेसिटर बूस्टर के द्वारा। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन कैपेसिटर बूस्टर के द्वारा हम कैसे यूज करते हैं? कैपेसिटर बूस्ट एक तरीके से क्या बोला जा रहा है भाई? कैपेसिटर बूस्ट। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास लोड है, ये भी लोड है, ये आर, ये वाई और ये बी। यहां पर लोड बनाया हुआ है। क्या है भाई? लोड। ये आर, ये वाई और ये है मेरे पास बी। क्या है भाई? वी। आर वाई बी। मैंने यहां पर कैपेसिटर कनेक्ट करा। ये मान लीजिए कैपेसिटर बूस्टर का एक सिंबल है। कैपेसिटर बूस्टर कभी दिखाया ना हो तो वो इसी प्रकार दिखाएंगे कैपेसिटर बूस्टर के लिए। अब देखिए कैपेसिटर, पहले मैं कहता हूं कि कैपेसिटर करता क्या है। कैपेसिटर क्या करता है? रिएक्टिव पावर को सेंड करता है, डिलीवर करता है। कैपेसिटर का क्या काम होता है? डिलीवर करता है किसको? रिएक्टिव पावर को। कैपेसिटर इज डिलीवर्ड टू रिएक्टिव पावर। कौन सी पावर को डिलीवर्ड करता है भाई? रिएक्टिव पावर। किस फेज एंगल पर करता है? लीडिंग पावर फैक्टर पर। किस पर करेगा भाई? लीडिंग पावर फैक्टर पर। अब दूसरा काम क्या होता है इसका? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन कैपेसिटर का ही करा है। इज, मैंने लिखा है कैपेसिटर इज डिलीवर टू द रिएक्टिव पावर लीड टू द, किस पर? लीड टू पावर फैक्टर। देखिए ऐसा होता है, लोड है और लोड में इंडक्टिव इफेक्ट होएगा, पक्की बात है, क्योंकि मेरे पास लोड ज्यादातर हो सकता है इंडक्शन मोटर हो। इंडस्ट्रियल में ज्यादातर लोड कौन से होते हैं? इंडक्टिव होते हैं। तो इंडक्टिव होएगा तो कैपेसिटर क्या काम करता है? रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। रिएक्टिव पावर रिसीव करता है। रिएक्टिव पावर रिसीव करता है और जब यहाँ में रिएक्टिव पावर रिसीव होगी बनेगी, इसके लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत होगी। तो रिएक्टिव पावर जब इसको नहीं मिलेगी तो इसका पावर फैक्टर लेगिंग होएगा। पावर फैक्टर लेगिंग होएगा तो लॉसेज बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी, वो करंट से पूर्ति करेगा। तो हम यह चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो रिएक्टिव पावर जनरेट हुई है, जो रिएक्टिव पावर की डिमांड जनरेट हुई है, उसको पूरा करा जा सके। रिएक्टिव बाय लेगिंग पावर फैक्टर या फिर इंडक्टिव लोड के कारण, रेसिस्टिव लोड के कारण नहीं, इंडक्टिव लोड के कारण जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायर्ड जनरेट हुई है। रिएक्टिव कौन सा? इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर की रिक्वायर्ड करता कि रिएक्टिव पावर चाहिए तभी वो काम करेगा। काम तो कर भी सकता है लेकिन अभी यहाँ मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब है रिएक्टिव पावर इसको चाहिएगी। हम क्या करेंगे? कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर क्या काम करेगा? रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड करेगा। किसके लिए भाई? लोड के लिए। लोड के लिए रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा कौन? कैपेसिटर। और कैपेसिटर जब रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा तो हमारे बीच में जो रिएक्टिव पावर, जो V और I के बीच में एंगल है वो घटेगा, और जब घटेगा तो पावर फैक्टर हमारे पास इंप्रूवमेंटेशन होएगा। क्या होएगा भाई? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होएगा। अब देखिए यदि बोझे की बताइए किस कैपेसिटर के लिए, कि किस कैपेसिटर की हमारे जरूरत पड़ती है, कहे कि बताइए कौन सा कैपेसिटर हम यूज, किस वैल्यू का कैपेसिटर यूज करते हैं। तो निकालते कैसे हैं? आप जानते हो एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी। एक्सी पहले लिख लीजिए। तो मैं कितना लिख सकता हूँ इसको? ऐसे लिखिए, एक्सएल बराबर लिख सकता हूँ मैं एक्सएल बराबर एक्सी। तो एक्सएल को कितना लिख सकता हूँ? ओमेगा एल। ओमेगा एल को कितना इसको कितना लिख सकता हूँ? एक्सी को 1 ओमेगा सी। यदि मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूं और इसको नीचे को लिखूं तो C बराबर कितना लिख सकता हूँ? 1/ओमेगा² और इंटू एल। ये मेरे पास है उस C की वैल्यू जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में। किसके लिए?
के डिलीवर करने के लिए रिएक्टिव पावर को, या फिर मैं इतना भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर और इंटू एल, यह वह कैपेसिटर की वैल्यू है जो रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड करेगी किसके लिए, लोड के लिए, रिक्वायर्ड किसके लिए है, इंडक्टिव लोड के लिए। तो ये हमारे पास एक मेथड है किसका, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन का, किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा। इसको कहते क्या है, कैपेसिटर बूस्टर, बाय द कैपेसिटर बूस्टर। अगला मेथड देखिए इंडक्टर बूस्टर, किसके द्वारा भाई, बाय द स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर, बाय द इंडक्टर स्टैटिक बूस्टर। अगला हमारे पास मेथड है बाय स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर, किसके द्वारा, स्टैटिक बूस्टर, बाय द स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर के द्वारा। देखिए आप ये समझिए, जैसे कि ये मान लीजिए दो रेसिस्टेंस है, इसकी दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन बन सकती है जब मैं इसको सीरीज में यूज कर सकता हूँ, एक कंडीशन जब बन सकती है जब मैं इसको पैरेलल में यूज कर सकता हूँ। देखो यदि मैं इसको सीरीज में यूज करता हूँ, कैसे भाई, यदि मैं इसको सीरीज में यूज करता हूँ तो रेसिस्टेंस बनता है मेरे पास R प्लस का R, दोनों R की वैल्यू मान लीजिए ये भी R है ये भी R है, तो कितना बनेगा 2R। अब जरा देखिए यदि 2R बना, रेसिस्टेंस कितना हो गया, डबल, तो लॉस कितने होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, I स्क्वायर R। यदि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई लॉसेज भी बढ़ेंगे, तो लॉसेज भी क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो पहली प्योरिटी मेरे पास ये है कि ट्रांसमिशन लाइन का रेसिस्टेंस कम से कम हो। दूसरा देखिए, यदि मैं ऐसे इंडक्टर लगा दूं सीरीज में, यदि मैं इंडक्टर लगा देता हूं तो टोटल इंडक्टेंस कितना बैठता है, L1। मान लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो L1 प्लस का L2, तो टोटल इंडक्टेंस कितना बनेगा, L1 प्लस का L2, भाई सीरीज में दोनों जुड़ गए। यदि मैं इन्हीं कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगा दूं, इंडक्टर भी पैरेलल में लगा दिया मैंने और रेसिस्टर भी पैरेलल में लगा दिया, अब रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, अब रेसिस्टर कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, R/2। तो भाई ये तो बेहतर कंडीशन है, बेहतर कंडीशन का मतलब ये मेरे पास इंडक्टेंस भी आधा हो गया और रेसिस्टर भी आधा हो गया। जब रेसिस्टेंस आधा हो गया तो पावर का लॉसेज कम हो गया, इंडक्टेंस आधा हो गया तो लेगिंग जो मेरे पास कंडीशन बननी थी करंट की वो भी बेहतर हो गई। पावर फैक्टर ये बेहतर करेगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन को, किसको, पावर फैक्टर को, ये बेहतर करेगा I स्क्वायर R लॉस को, ये घट जाएंगे, यहाँ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों भाई पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा हमारे पास। तो हम मैं कह सकता हूँ कि यदि ट्रांसमिशन लाइन का अरेंजमेंट ऐसा करा जाए कि वो पैरेलल में रहें, या फिर इंडक्टर लगाकर या रेसिस्टर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए जिससे कि या तो उसका इंडक्टेंस घटाया जा सके या रेसिस्टेंस घटाया जा सके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए पहले देखिए पहला टर्म देखिए मैं क्या कर सकता हूँ ट्रांसमिशन लाइन में, मैंने दो कंपोनेंट बताए हैं, एक तो इंडक्टर और एक रेसिस्टर, दोनों ही देखना। पहले बात करते हैं हम इंडक्टर की, इंडक्टर को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है, उसका इंडक्टेंस किसी एक जगह पर कंसीडर्ड मान लीजिए, ये मेरे पास R, ये Y और ये B, ये मेरे पास क्या है, लोड, क्या है भाई, लोड, ये मेरे पास R, ये Y और ये V। मैं यदि कहूं कि यदि मैंने एक इंडक्टर इसी के पैरेलल में लगा दिया, इंडक्टर पैरेलल में लगा दिया, अब जरा अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था इंडक्टर क्या हो जाएगा, अब ये दो इंडक्टर पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है भाई, ये भी पैरेलल में, तो यहाँ का इंडक्टेंस L/2, यहाँ का भी इंडक्टेंस L/2 और यहाँ का भी इंडक्टेंस L/2। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं इंडक्टर को पैरेलल में लगाता हूँ, कौन सा मेथड कहलाएगा, बाय द स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर, यह मेथड कहलाएगा स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा, इंडक्टेंस आधा हो जाएगा
और जब इंडक्टेंस आधा होएगा तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट कम होएगा तो मैं पावर फैक्टर क्या होएगा मेरे पास इम्प्रूव होएगा, क्योंकि इंडक्टिव करंट के कारण या इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही पावर फैक्टर क्या करता है, लेग करता है और लैगिंग की कंडीशन में जाता है। जब मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट कम होएगा तो लैगिंग की कंडीशन भी कम होएगी और पावर फैक्टर मेरे पास क्या होएगा, इंप्रूवमेंट होएगा। इसी में हम क्या करते हैं, ऊपर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, कैपेसिटर। ये ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। इन द ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम यूजेबल मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। इस मेथड को बोला जाता है बाय द स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर। अब देखिए अगला मेथड, देखिए अभी मैंने बताया था किसके लिए, इंडक्टर के लिए। अब देखो क्या करा जाता है। दूसरा सबसे मेथड, बेहतरीन मेथड जो हम आज की डेट में अब इस समय ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सिंगल कंडक्टर है, मैं सिंगल कंडक्टर का यूज कर रहा हूं। अब सिंगल कंडक्टर में कुछ दिखाया नहीं, जो इसका रेसिस्टेंस है वही होएगा, जो इंडक्टेंस है वही यूज होएगा। अब यदि मैं ऐसा करूं, एक और कंडक्टर ले लूं, मैं एक और कंडक्टर ले लूं और बिल्कुल ये सिर्फ एक फेज के लिए है, ये भाई मैं आर ही फेज के लिए बना रहा हूं। ये मान लीजिए आर फेज में 4 कंडक्टर है, वाई फेज में 4 कंडक्टर है और बी फेज में सभी में 4 हैं, लेकिन इसके चारों कंडक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चारों ही कंडक्टर आर फेज की सप्लाई को सब का क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं एक ही फेज के। यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 कंडक्टर हैं जो वाई फेज की पावर को डिलीवर कर रहे हैं, और ये भी 4 कंडक्टर हैं जो बी फेज की सप्लाई को डिलीवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आर वाई बी, मैंने क्या काम करा, ये ऐसे जोड़ दिए। मान लीजिए ये एक सिंबल है जिसके द्वारा मैंने जोड़ रखे हैं। अब जरा देखिए, मैंने चारों के चारों कंडक्टर जोड़ दिए। अब ये चारों के चारों किस कंडीशन में भाई, पैरेलल कंडीशन में। और जब ये चारों के चारों पैरेलल कंडीशन में होंगे तो इनका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4। इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, L/4। तो इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों ही 4 गुना कम हो गए। 2 लगाता तो 2 गुना कम हो जाते, 4 लगाए हैं तो 4 गुना कम हो गए। तो अब इस समय ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा यूजेबल परफेक्ट मेथड यही है। 4 ट्रांसमिशन लाइन या 2 ट्रांसमिशन लाइन में पैरेलल कंडक्टरों को इसीलिए यूज करा जाता है ताकि पावर फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसके रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट को मिनिमाइज करा जा सके। यहाँ पर इंडक्टेंस इफेक्ट कम होएगा जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन का काम करेगा, और रेसिस्टेंस कम होएगा जो I² लॉस को कम करेगा। तो ये मेथड आज की डेट में सबसे ज़्यादा परफेक्ट मेथड है जो हम ट्रांसमिशन लाइन में आज के समय में यूज करते हैं। तो ये मेथड क्या कहलाता है, बाय द स्टैटिक इंडक्टर बूस्टर। अगला मेथड देखिए, स्टैटिक कैपेसिटर। कौन सा भाई, अगला मेथड हमारे पास स्टैटिक कैपेसिटर। बाय द स्टैटिक कैपेसिटर। अगला मेथड कौन सा भाई हमारे पास, स्टैटिक कैपेसिटर। देखिए पहले एक चीज ध्यान करिए, यदि मेरे पास रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की वैल्यू स्टार में क्या है, R। मान लीजिए रेसिस्टेंस की वैल्यू स्टार में R दी हुई है, तो वही वैल्यू डेल्टा में कितनी हो जाएगी भाई, 3R। क्या हो जाएगी, 3R। यदि कैपेसिटेंस दिया हुआ है डेल्टा में C, उसमें स्टार में डेल्टा में नहीं भाई, स्टार में दिया हुआ है C, तो वो डेल्टा में हो जाएगा C/3। कितना हो जाएगा, C/3। अब यदि मैं कहूं, ये मेरे पास पहले डेल्टा की कंडीशन थी, अब स्टार की कंडीशन है। यदि रेसिस्टेंस दिया हुआ है R, डेल्टा में यदि रेसिस्टेंस दिया हुआ है R, यदि मैं उसको स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो वो हो जाएगा R/3। कितना हो जाएगा, R/3। अब यदि मैं कहूं कि मुझे डेल्टा में रेसिस्टेंस दिया हुआ है C और स्टार में ले जाने पर वह हो जाएगा 3C। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अभी हम इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे भाई, अभी इसका हम यूज करेंगे कि यदि R इसमें स्टार में R दिया हुआ है, कोई भी कंडीशन हो, रेसिस्टेंस यदि स्टार में R दिया हुआ है तो डेल्टा में 3R हो जाता है, और वही कंडीशन में यदि कैपेसिटेंस C दिया हो तो डेल्टा में पहुंचने पर C/3 हो जाता है।
और यदि डेल्टा में रेसिस्टेंस दिया हो आर और मैं उसे डेल्स में ले जाता हूँ स्टार में तो कितना हो जाएगा R/3। और यदि डेल्टा में कैपेसिटेंस C दिया हुआ है उसमें डेल्टा में और स्टार में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3C हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी हम यूज करेंगे। तो आगे देखिए, अब मैं क्या है मैंने लिखा है कौन सा मेथड, बाय द स्टैटिक कैपेसिटर मेथड। अब मैं दो मेरे पास कंडीशन बनेंगी कि मैं स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करूंगा। देखो जब सीरीज में कैपेसिटर लगाओगे तो उस समय हम जो रिक्वायर्ड कर रहे हैं कैपेसिटर हमने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन के लिए लगाया, लेकिन पहला पर्पज उसका ये है कि उसमें ट्रांसमिशन लाइन में जो रिएक्टिव पावर कंडीशन बनी है रिएक्टिव पावर की उसको डिलीवर करने के लिए हम सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि कैपेसिटर सीरीज में लगाया जाता है कॉन्सेप्ट तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए, लेकिन फर्स्ट प्योरिटी ये है जो रिएक्टिव पावर की डिमांड जनरेट हुई है ट्रांसमिशन लाइन में। कैपेसिटर सीरीज में इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ट्रांसमिशन लाइन में जो रिएक्टिव पावर की डिमांड जनरेट हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन यदि फर्स्ट प्योरिटी है उसकी, दूसरी प्योरिटी है पावर फैक्टर को सुधारने की, लेकिन यदि कैपेसिटर किस में लगे हों पैरेलल में लगे हों तो फर्स्ट प्योरिटी ये है कि वो किसका काम करेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन का। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन का फर्स्ट प्योरिटी में जब हम उन्हें पैरेलल में लगाएंगे स्टार या डेल्टा में लगाएंगे। किस कंडीशन में, स्टार या डेल्टा में। अब ट्रांसमिशन लाइन में मैं दो तरीके से पैरेलल में क्या लगा सकता हूँ, कैपेसिटर लगा सकता हूँ। अब डिपेंडेंसी ये करता हूँ ना स्टार में लगाया जाना चाहिए या डेल्टा में लगाया जाना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। देखिए पहले देखिए मैं एक यहाँ पर लगा रहा हूँ डेल्टा कंडीशन बना रहा हूँ कैपेसिटर की। ये मान लीजिए मेरे पास डेल्टा कनेक्शन है, ये R है, ये Y है, ये B है। ये R है, ये Y है, ये B है। ये मेरे पास हो गया डेल्टा कनेक्शन। यदि मैं यहीं पर स्टार कनेक्शन की रिक्वायर्ड रखूं ये मेरे पास हो गया स्टार कनेक्शन, ये मेरे पास हो गया डेल्टा कनेक्शन। कौन सा हो गया भाई, ये डेल्टा कनेक्शन। अब जरा एक देखिए, एक चीज देखिए, मान लीजिए कि मैंने रिफरेंस माना है किसको, वोल्टेज को। मैंने रिफरेंस माना है किसको, वोल्टेज को। ये मेरे पास है रिफरेंस। क्या है भाई, रिफरेंस। अब कैपेसिटर में मान लीजिए कि विदाउट कैपेसिटर करंट थी मेरे पास, यहाँ पर करंट थी, वो करंट मान ली मैंने I1। कौन सी करंट मान ली भाई मैंने, I1। तो देखिए पावर फैक्टर ज्यादा, क्या है, पावर फैक्टर ज्यादा। क्या होएगा भाई, पावर फैक्टर ज्यादा होएगा तो कॉस फाई कम होएगा। पावर नहीं, कॉस, यदि फाई की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस फाई की वैल्यू कम होएगी, यदि फाई की वैल्यू ज्यादा है तो कॉस फाई की वैल्यू कम होएगी। अब मैंने क्या काम करा, ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर को ऐड करा तो 90 डिग्री हम ऊपर जाएंगे। क्यों ऊपर जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर में करंट हमेशा 90 डिग्री लीड करती है और इंडक्टर में 90 डिग्री लैग करती है। तो ये मेरे पास करंट हो गई किसकी, कैपेसिटर की। मैं लिख सकता हूँ इसको IC। अब मान लीजिए कि करंट थोड़ा सा पावर फैक्टर सुधरा उसका, और सुधरने के बाद यह पावर फैक्टर इंप्रूव्ड हुआ, वो पहुंच गई यहाँ पर। करंट थोड़ी सी हमारे पास पीछे को लीड करा और यहाँ पर हो गई। कहाँ पर हो गई, कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर। यहाँ ऐसे मानिए, मान लीजिए कि करंट रिजल्टेंट देखिए किधर बनेगा। हम चाहते हैं कि हमें रिजल्टेंट मिले, तो ये देखिए मान लीजिए ये मेरे पास IC और ये मान लीजिए यहाँ पर ये, तो मुझे करंट क्या मिली, लीड कंडीशन में मिली। कैसे मिली भाई, लीडिंग कंडीशन में। तो देखिए रिजल्टेंट मेरे पास ये है, तो इसका मतलब हुआ ये मेरे पास करंट है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर मेरा लीडिंग कंडीशन में पहुंच गया। तो कैपेसिटर में इसी कंडीशन के द्वारा पैरेलल इकोनॉमी स्टार या डेल्टा के द्वारा हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन करते हैं। देखिए पावर एंगल मान लीजिए नीचे की तरफ प्लस में था, ये नीचे की तरफ माइनस में मान लीजिए, क्योंकि लेगिंग को मान लीजिए माइनस है और ऊपर मान लीजिए प्लस है। तो यहाँ पर तो माइनस में और यहाँ पर प्लस में, क्योंकि अब मेरे पास करंट क्या करेगी, लीड करेगी। क्या करेगी भाई, लीड करेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास ट्रांसमिशन जो लाइन है उसमें करंट
का नाम है करंट जो ज़्यादा लैग ना करे, लेकिन अभी भी मैं इसको लीड कंडीशन में रखूंगा, आगे बताएंगे हम इसे लेगिंग में ही रखेंगे। तो ये मैंने बताया पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंटेशन के कुछ मेथड। अब आगे देखिए वो आगे एक और है मेथड है मेरे पास, एक और मेथड है जिसको बोला जाता है सिंक्रोनियस कंडेंसर। जिसको क्या बोला जाता है, मैं अभी इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे, सभी कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किस रिएक्टिव पावर का केवीआर का मुझे कैपेसिटर चाहिए। लेकिन पहले ये देखिए कि एक हमारे पास होता है सिंक्रोनियस कंडेंसर, मैं बोल रहा हूँ कंडेंसर, सिंक्रोनियस कंडेंसर में सिंक्रोनियस मोटर को लास्ट एंड पर, किस पर भाई, ट्रांसमिशन लाइन के लोड की तरफ नो लोड पर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाया जाता है। किस में चलाया जाता है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में। मान लीजिए ये मेरे पास लोड है और लोड में क्या काम करा जाता है, सिंक्रोनियस मोटर है। कौन सी है भाई, सिंक्रोनियस मोटर है। और मैं क्या काम करूंगा, सिंक्रोनियस मोटर को ओवर एक्साइटेड से आर्मेचर को इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है और क्या काम करा जाता है, जो इसकी डीसी होती है उससे एक्साइट करा जाता है इसको, और इसको मोटर को चलाया जाता है ओवर एक्साइटेड पर। किस में चलाया जाता है, पहली कंडीशन है कि नो लोड पर चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है भाई, नो लोड पर चलाया जाता है और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाया जाता है। किस पर, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाया जाता है। मान लीजिए रेफरेंस वोल्टेज मेरे पास भी है, कौन सा है भाई, रेफरेंस वोल्टेज मेरे पास भी है। करंट में सिंक्रोनस मोटर से पहले मान लीजिए करंट ये थी, और सिंक्रोनस मोटर के बाद, और मान लीजिए सिंक्रोनस से पहले ये थी, सिंक्रोनस के बाद एक और सिंक्रोनस जनरेट, सिंक्रोन ओवर एक्साइटेड में जाने पर क्या हुआ, ये एक कैपेसिटर की तरह काम करती है। किसकी तरह, कैपेसिटर। सिंक्रोनियस कंडेंसर, जिसको मैं बोल सकता हूँ सिंक्रोनियस कंडेंसर की तरह काम करती है। और मान लीजिए करंट यहाँ पर आई और वेक्टर मेरे पास यहाँ बन गया, तो ये मेरे पास हो गई क्या भाई, मेन करंट। क्या हो गई भाई, ये मेन करंट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर को, ये मेरे पास क्या हो गई भाई, मेन करंट। या फिर वेक्टर डायग्राम आप दिखाओ, ऐसे भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है आप लीडिंग ही दिखाओ, लेगिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, लेगिंग भी। ये सिंक्रोनियस है, ISM सिंक्रोनस कंडेंसर की करंट है। ये मेरे पास क्या नाम है, सिंक्रोनाइजेशन से पहले, ओवर एक्साइटेड से पहले किसकी कंडीशन है, नो, विदाउट सिंक्रोनियस मोटर की। जब हमने सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग नहीं करा है जब की है, और जो सिंक्रोनस मोटर का हमने प्रयोग करा, तो एक मेरे पास सिंक्रोनाइजिंग करंट यहाँ पर होगी जो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए है। देखो ये भाई लीडिंग की कंडीशन है, ये लीडिंग की कंडीशन है मान लीजिए। और करंट डेरिवेशन कहाँ पर है, मान लीजिए ये मेरे पास करंट है एक और, मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर डायग्राम, ये देखिए ऐसे हो सकता है। ये मैंने रिफरेंस माना है किसको, वोल्टेज को, सिंक्रोनाइजिंग करंट है, और ये मेरे पास मेन करंट है। ये मैं लिख सकता हूँ इसे I, जो मेरे पास मेन करंट है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये क्वेश्चन ये है कि बताइए सिंक्रोनियस मोटर को किस पर चलाया जाता है, नो लोड पर चलाया जाता है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाया जाता है। आर्मेचर को उसके बिल्कुल ध्यान रखना, शंट में लगाया जाता है, आर्मेचर को सीधे सप्लाई से कनेक्ट करा जाता है। दूसरा ये है कि इसको सिंक्रोनस कंडेंसर से नाम से जाना जाता है। इसमें कहानी क्या होती है, इसको हम यूज बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं, पहली कमी तो इसमें यह है कि यदि कहीं पर भी आर्मेचर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता, यदि सीक्वेंस में ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हो जाए कहीं भी, तो शॉर्ट सर्किट करंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसका डिसएडवांटेज यही है, डिसएडवांटेज के कारण हम इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, और बड़े उसमें यूज करते हैं ज़्यादातर। किस कारण, कि शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है। शॉर्ट सर्किट करंट इज मैक्सिमम कब, फॉल्ट की कंडीशन में। दूसरा इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई होती है भाई सब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंक्रोनियस मोटर का प्रयोग करना कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको यूज बहुत कम करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यदि आर्मेचर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता, कहीं पर भी फॉल्ट हो जाओ, तो शॉर्ट सर्किट करंट सबसे ज़्यादा आर्मेचर में से फ्लो होगी, आर्मेचर के आसपास से फ्लो होगी, और आर्मेचर के डैमेज होने की
संभावना ज़्यादा होती है। तो अब आगे देखिए हम कैपेसिटर की कैसे वैल्यू निकालते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में किस कैपेसिटर का वैल्यू लगा, किस वैल्यू का कैपेसिटर लगाया जाना चाहिए। देखो मान लीजिए कि मैंने कैपेसिटर लगाया ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में। अब टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन टू द इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर किस वैल्यू का होना चाहिए। देखो मान लीजिए मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन थी, यहाँ पर मैंने लोड लगाया। क्या लगाया भाई? लोड। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लगाया है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। इसमें करंट मान लीजिए IC। क्या करंट होगा इसमें? IC। यहाँ पर करंट मान लीजिए I1, यहाँ पर करंट मान लीजिए I। ये है मेरे पास लोड। क्या है भाई? ये मेरे पास लोड। ये है वो कैपेसिटर जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में। किसमें यूज कर रहा हूँ भाई? मैं ट्रांसमिशन लाइन में जिस कैपेसिटर को मैं यूज कर रहा हूँ। देखो हम जानते हैं कि मेरे पास वर्किंग कंपोनेंट जो होता है, कौन सा भाई? वर्किंग कंपोनेंट। वर्किंग कंपोनेंट को मैं कैसे लिखता हूँ? वर्किंग कंपोनेंट को मैं लिखूंगा यदि, तो लिख सकता हूँ इसको I1 और इंटू कॉस φ1। ये तब की कंडीशन है, मैंने लिखा I1 cos φ1 जो मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया। अब मान लीजिए मैंने कैपेसिटर लगाया, दूसरी बार में वही जो वर्किंग करंट है यह बन गई I2 और इंटू कॉस φ2। क्या बन गई? I1 cos φ2। I1 cos φ2 बन गई। I2 करिए ना, I2 है तो इसमें क्या बनेगी? I2 cos φ2। तो कितनी हो गई भाई? मान लीजिए वर्किंग करंट I1 है और cos φ1 है, और दूसरी बार में कितनी है? I2 और cos φ2। किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यदि मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी भाई? मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी थी? I माइक्रो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने sin φ1, और दूसरा लिख दिया मैंने I माइक्रो दूसरी बार में, ये लिख दिया मैंने I2 कितना? I माइक्रो 2 sin φ1। ये मेरे पास मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? I2 कितना लिखिए इसको? I2। ये मेरे पास है I1 sin φ1, ये मेरे पास है I2 और sin φ2 कितनी होती है भाई? sin φ2। अब जरा देखिए करंट हम कैसे निकालते हैं? IC1 बराबर कौन सी निकालनी है भाई मुझे? कैपेसिटर करंट। तो कैपेसिटर करंट का फार्मूला होता है IC बराबर I ओमेगा, कितना जो वर्किंग कंपोनेंट है, और tan θ1 और माइनस tan θ2। कितना लिख रहा हूँ मैंने? tan θ2। यदि मैं कैपेसिटर के लिए वैल्यू लिखूं तो किस रिएक्टिव पावर का मुझे कैपेसिटर चाहिएगा, तो फार्मूला है kVAR बराबर लिख सकता हूं मैं k ओमेगा, जो मेरे पास वर्किंग पावर है kVAR, और वर्किंग पावर, और जो मैं इसे लिखता हूँ या एक्टिव पावर। किस रिएक्टिव पावर का मुझे कैपेसिटर चाहिए, तो रिएक्टिव पावर के लिए मैंने लिखा kVAR, और मुझे एक्टिव पावर वो लिखनी है जो मुझे रिक्वायर्ड है एक्टिव पावर, और इनटू मैं लिख सकता हूँ उसे tan φ1 और माइनस का tan φ2। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको? tan φ1 माइनस का tan φ2। tan की हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इन कंपोनेंटों से निकालेंगे। तो याद रखना है कैपेसिटर की करंट क्या होती है? I और इनटू वर्किंग कंपोनेंट या वर्किंग करंट tan φ1 माइनस का tan φ2। किस रिएक्टिव पावर का कैपेसिटर चाहिएगा, तो वर्किंग पावर कौन सी चाहिए भाई? एक्टिव पावर tan φ1 माइनस का tan φ2। ये रिएक्टिव पावर है, ये याद रखना आपको एक्टिव पावर है। ये कौन सी पावर है भाई? एक्टिव पावर। और ये मेरे पास है रिक्वायर्ड कैपेसिटर पावर। किस पावर का हमारे पास, मतलब कितनी पावर का हमारे पास कैपेसिटर होना चाहिए जो मैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज करना, तो फार्मूला उसके लिए ये होता है। फार्मूला आपको याद रखना। अब देखिए हम निकालते हैं कैपेसिटर अलग अलग तरीके से। देखिए और भी मेथड है निकालने के।
देखो करंट क्या होती है कैपेसिटर में, आई सी बराबर, मैं लिख सकता हूँ इसे वी अपॉन का एक्स सी, कितना लिख दूं मैं इसको, आई सी बराबर वी अपॉन का कितना लिख दूं, टू, वन अपॉन कर दूं, वन अपॉन का लिख सकता हूँ मैं इसको टू पाई एफ सी। तो आई सी बराबर अब कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, वी इंटू, या टू यहाँ पर लिख लो, पाई एफ सी लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको इतना भी तो लिख सकता हूँ। या फिर मैं आई सी बराबर कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा और इंटू कितना लिख सकता हूँ इसको, वी और इंटू सी, इतना भी तो लिखा जा सकता। टू पाई एफ को ओमेगा लिख दिया, वी और इंटू सी। ये मेरे पास कौन सी करंट है, कैपेसिटर की करंट है। मुझे कैपेसिटर रिक्वायर्ड करना है कि मुझे कितनी वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए। और मैं यहाँ से सी बराबर भी तो लिख सकता हूँ। एक तो सी बराबर कंडीशन देखो मेरे पास ये बनेगी, सी बराबर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सी इस वाले उस पर देखिए, आई सी अपॉन कितना लिख सकता हूँ, टू वी पाई और एफ। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ आई सी अपॉन का टू पाई एफ के लिए कितना लिख दिए, देखिए ओमेगा वी भी लिख सकता हूँ मैं इसको, लिखा जा सकता है नहीं, ओमेगा और इंटू वी, क्योंकि टू पाई एफ और ओमेगा वी मेरे पास अलग है। ऐसे ही मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आई सी बराबर वही कंडीशन है, ओमेगा और सी वी, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, टू पाई एफ सी वी। इसको यही ध्यान रखिए। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, कैपेसिटर के लिए वैल्यू। तो मेरे पास दो फार्मूला है कैपेसिटर को निकालने के लिए। किसको, कैपेसिटर को निकालने के लिए एक फार्मूला मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो C बराबर कितना हो जाएगा, आई सी और अपॉन का ओमेगा वी, कितना हो जाएगा, आई सी और अपॉन का ओमेगा वी, यही कंडीशन है। और एक मेरे पास कंडीशन ये है। तो ये मेरे पास दो फार्मूले जिससे मैं कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइन में रिक्वायर्ड जो मुझे कैपेसिटर चाहिए कि किस वैल्यू का कैपेसिटर मैं लगाऊं ताकि मैं ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर सकता हूं। अब आगे देखिए, यदि कहे वो स्टार में, कि बताइए कि स्टार में कितनी जरूरत पड़ेगी। तो स्टार के लिए क्या कंडीशन बन सकती है, देखिए स्टार के लिए मैं यही रख सकता हूँ आई सी, कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, आई सी। कैपेसिटर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी कैपेसिटर की वैल्यू, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, टू पाई एफ और वी। तो ये कंडीशन है मेरे पास किसके लिए, स्टार के लिए। मान लीजिए सी सी मान लीजिए, क्या मान लीजिए भाई, सी सी मान लीजिए, या सी एस मान लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि सी एस क्या है भाई, ये सी एस कैपेसिटर किसके लिए, स्टार कंडीशन के लिए। किसके लिए भाई, स्टार कंडीशन के लिए। यदि वो कहे कि बताइए डेल्टा में किस कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मान लीजिए सी डी, आई सी है मेरे पास, टू पाई एफ वी है। तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/3 गुना कम हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई सी अपॉन का 3 दूनी 6 पाई एफ वी, कितना लिख सकता हूँ, आई सी अपॉन का 6 पाई एफ वी। या फिर इसको लिखा जा सकता है आई सी और अपॉन का, यदि मैं इसको लिखूं कितना, ओमेगा वी भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा वी। और इसको कितना लिखा जा सकता है, आई सी तो मेरे पास ये है ही, और यदि मैं इसको बीच में से देखो 6 को 2 कर दूं तो 3 इंटू लिख सकता हूँ, और ओमेगा और इंटू वी कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा और वी। अब जरा यहाँ पर एक कंडीशन देखिए कि स्टार में और डेल्टा में किस में कैपेसिटर कम वैल्यू का रिक्वायर्ड है। भाई स्टार के लिए कंडीशन है आई सी अपॉन का ओमेगा वी, डेल्टा में रिक्वायर्ड है आई सी अपॉन का 3 ओमेगा वी। तो इसका मतलब है यदि यहाँ पर कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है, यदि मुझे स्टार में पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए कैपेसिटर मुझे 3 माइक्रोफैरड का चाहिए, तो वही कंडीशन में डेल्टा में सिर्फ मुझे 1 माइक्रोफैरड का चाहिए। कितने का, 1 माइक्रोफैरड का। तो इसका मतलब यह है ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा ही हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन के लिए डेल्टा की कंडीशन को प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डेल्टा में जो कैपेसिटर होता है कम वैल्यू का रिक्वायर्ड होता है। कम वैल्यू के कैपेसिटर से हम वही काम कर सकते हैं जिससे 3 गुना वैल्यू में स्टार में काम करेगा। तो यही कंडीशन है कि हम जो डेल्टा में, उसमें ट्रांसमिशन लाइन में डेल्टा में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। किसमें, डेल्टा में। किस लिए करते हैं, क्योंकि डेल्टा में कैपेसिटर की वैल्यू स्टार के मुकाबले 1/3 गुना कम होती है। तो आगे देखिए, अब यदि मैं कहूँ कि केवीआर पावर है, किस केवीआर की रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, कितनी केवीआर का हमें कैपेसिटर चाहिए। तो देखिए उसके लिए यदि मुझे केवीआर रेटिंग निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, केवीआर रेटिंग किसकी, कैपेसिटर की। क्या निकालनी है भाई, केवीआर रेटिंग। देखिए
अभी मैं क्या कर रहा था, अभी पहले देखिए के वी ए आर, मुझे के वी आर रेटिंग निकालनी है किसकी, कैपेसिटर की। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्टिव पावर, और यहाँ से लिख सकता हूँ कितना 10/1, और माइनस का लिख सकता हूँ 10/2। कितना लिख सकता हूँ 10/2। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में यह हो सकता है कि मुझे के वी ए आर निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, के वी ए आर। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कैपेसिटर के लिए है के वी ए आर। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने लिखा कैसे भाई, ये मैंने लिख कैसे दिया ये। अब किसी के लिए भी मैं निकाल रहा हूं पावर, कितनी के वी ए आर का रिक्वायर्ड जरूरत है मुझे कैपेसिटर की। तो फार्मूला क्या होता है पावर के लिए, वी इंटू आई। तो मैंने लिख दिया वी। अब आई करंट कौन सी लिखी जाएगी, कैपेसिटर में जो करंट होती है 90 डिग्री लीड करती है। तो 90 डिग्री लीड करती है, इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग ऊपर कंपोनेंट है, तो मैं उसको साइन में लिख सकता हूँ, साइन 90 में लिख सकता हूँ। भाई कैपेसिटर की करंट किसी के लिए भी आप फार्मूला लिखोगे पावर का, तो वी इंटू आई। आई में जब लिख रहा हूँ विदाउट कॉस, विदाउट वी इंटू आई, जब उसमें पावर फैक्टर है ही नहीं, कॉस एंगल में पावर एंगल है ही नहीं, एंगल है ही नहीं करंट और वोल्टेज के बीच में। लेकिन यदि 90 डिग्री का एंगल है किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, तो कैसे लिखूंगा, तो मैं करंट को लिखूंगा आई सी और इंटू साइन 90। कितना लिखूंगा, साइन 90। और यदि मैं उसको केवीएआर में निकालना चाहता हूँ, किलो वोल्ट उसमें किलो में निकालना चाहता हूँ, तो 1000 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, वो 1000 से कर दीजिए डिवाइड, क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरे पास रिएक्टिव पावर केवीएआर के लिए फार्मूला बनेगा। अब मैं इसी पे चर्चा करूंगा। देखिए अब जरा देखिए, केवीएआर, केवीएआर को यूं ही लिख लीजिए, केवीएआर बराबर आईसी के लिए मैंने लिखाया था अभी, आईसी के लिए अभी मैंने लिखवाया था करंट कितनी होती है आईसी में। देखो वोल्टेज को यूं ही लिख लीजिए क्योंकि वोल्टेज हमारा रिफरेंस में, आईसी कितनी हो सकती है, करंट, करंट कैपेसिटर में कितनी हो सकती है। तो मैंने बताया था आईसी बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, वी अपॉन का एक्सी लिखा जा सकता है भाई। दोबारा देखिए आईसी को कितना लिख सकता हूँ, 2πf सी और वी लिखा जा सकता है, या फिर मैं आईसी को लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा 2πf लिख सकता हूँ, ओमेगा सी मेरे पास, और कितना है मेरे पास सी और वी लिख सकता हूँ। तो आईसी की वैल्यू इतनी लिख सकता हूँ, ओमेगा सी और इंटू वी। यदि मैं, ये मेरे पास कैपेसिटर की करंट है, ये करंट और ये करंट दोनों सेम है भाई। यदि मैं इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दूं तो कितना रख सकता हूँ मैं, V इंटू सी और V हर अपॉन का 100, क्योंकि कहानी इसमें चल रही है किलो वोल्ट में। तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, इसमें कैपेसिटर का टर्म नहीं है, तो मैं कैपेसिटर का टर्म उठा कर लाया, V इंटू ओमेगा सी और इंटू वी। तो इसको लिखा जा सकता है V स्क्वायर ओमेगा और इंटू सी। किलोवाट में लिखने के लिए, निकालने के लिए 1000 का कर दे डिवाइड, तो मैं से लिख सकता हूँ के वी ए आर, किसके लिए, रिएक्टिव पावर कैपेसिटर के लिए। सी की वैल्यू देखिए, मुझे सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रिएक्टिव पावर जितनी मुझे रिक्वायर्ड है और इंटू 1000 या 1000 और बटे लिख सकता हूँ मैं वी स्क्वायर और इंटू ओमेगा, और बराबर बैठेगा मेरे पास कैपेसिटर के, जिस कैपेसिटर की मुझे रिक्वायर्ड है, जिस कैपेसिटर की मुझे रिक्वायर्ड है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो के वी ए आर और इंटू 10⁻³ और वी स्क्वायर और इंटू ओमेगा और इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, सी, जो कैपेसिटर मुझे निकालना है किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये वो कैपेसिटर की वैल्यू है जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, के वी ए आर इंटू सी और इंटू 100 और अपन का वी स्क्वायर इंटू ओमेगा, या फिर इसे इतना भी लिखा जा सकता है के वी ए आर इंटू 10⁻³ और वी स्क्वायर और इंटू ओमेगा, कितना लिखा जा सकता है, और इंटू ओमेगा। अब देखिए स्टार कनेक्शन में यदि मैं कहूँ कि यही कनेक्शन यदि मेरे पास स्टार में है, किस में है भाई, स्टार में है, तो रिक्वायर्ड है हमारे पास किसके लिए, स्टार के लिए। अब ये तो होगी हमारे पास एक कैपेसिटर की बात। अब मैं कहूँ कि यदि मुझे स्टार में कैपेसिटर लगाना है तो किस वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए। तो देखिए स्टार में कैसे निकालेंगे, स्टार की कंडीशन के लिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए।
इन स्टार कनेक्शन रिक्वायर्ड टू द कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन टू द करेक्शन ऑफ पावर फैक्टर। देखिए स्टार में कंडीशन क्या होगी, मान देखिए स्टार में कितने हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, 3। तो मुझे निकालना है kVAR, किसके लिए भाई, स्टार के लिए। तो 3 मेरे पास कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है भाई, 3 कैपेसिटर मुझे रिक्वायर्ड है। तो पावर कैसे लिखूंगा मैं, वही फार्मूला V इंटू आई सी, V इंटू आई सी। अब मैं क्या लिखूं, किलोवाट के लिए तो 100 लिख दूं, नीचे 1000 से भाग दे दें तो 3 और इंटू। लेकिन भाई एक गड़बड़ है, बात तो चल रही है स्टार की, किसकी बात चल रही है, स्टार की बात चल रही है। तो स्टार के लिए अभी मैंने बताया था कि कैपेसिटर आईसी की वैल्यू कितने लिख सकता हूं मैं, ओमेगा और इंटू सी भी लिखा जा सकता है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। लेकिन स्टार में वोल्टेज √3 गुना क्या होती है, कम होती है, और √3 गुना कम होती है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दूं, ओमेगा इंटू सी, ये पहली वोल्टेज है मेरे पास और दूसरी मेरे पास करंट निकालने के लिए थी, तो मैं इसको लिख दूं V/√3 और इसको भी लिख दूं V/√3। √3 और √3 कैंसिल आउट और इंटू 1000। मैं इससे √3 से टोटल कंप्लीट से काटता हूँ, तो फार्मूला कितना बन जाएगा मेरे पास, V²CR/1000। मुझे क्या चाहिए थी, kVAR इन किस में भाई, स्टार में। किस में चाहिए, स्टार में। मुझे वैल्यू निकालनी है सी की, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास ओमेगा भी था, ओमेगा और इंटू सी। तो जो वैल्यू के लिए मुझे चाहिए kVAR और इंटू सी और इंटू 10⁻³ लिख लीजिए, और इंटू मैं कर सकता हूँ इसको V² इंटू ओमेगा, और बराबर क्या करा जा सकता है, सी। क्या करा जा सकता है भाई, सी। ये कंडीशन जब की है जब तुम्हें रिक्वायर्ड है स्टार की कंडीशन, किसकी, स्टार की कंडीशन। अब यदि कहे कि बताइए डेल्टा में कितना होगा, किस में होगा, डेल्टा में किस में होगा, इसे CS मान लीजिए, क्योंकि मैं यहीं पर इसको हल करवा रहा हूँ दूसरी कंडीशन को भी। देखिए आगे, इधर देखिए, मान लीजिए, हटाना पड़ेगा ये तो होगी हमारे पास स्टार के लिए। अब देखिए डेल्टा के लिए, डेल्टा के लिए कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालूंगा। डेल्टा में वोल्टेज वही रहेगा, जो लाइन वोल्टेज है वही रहेगा। तो मैं लिख रहा हूं डेल्टा के लिए, तो डेल्टा के लिए kVAR की वैल्यू निकालनी है मुझे, किसके लिए, डेल्टा के लिए। किसके लिए भाई, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है डेल्टा के लिए। फार्मूला वही होता है जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं। तो कितना लिख सकता हूं मैं, V इंटू आई सी और अपॉन का किसके लिए, 100। लेकिन यदि मुझे डेल्टा में निकालनी है तो कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर में वोल्टेज बिल्कुल वही रहेगा जो हमारे पास है। अब मैं देखो इसके लिए फार्मूला लिखूंगा, तो कितना लिख सकता हूँ, 3 इंटू वी और इंटू ओमेगा सी और इंटू वी, और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 100। और देखिए ये मेरे पास v है, कितना हो जाएगा, 3v² और इंटू ओमेगा और इंटू इसको लिख लीजिए डेल्टा के लिए तो CD मान लीजिए, और बटे 100 कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, kVAR कितना लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, kVAR C, और kVAR के लिए CD की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ kVAR और इंटू C और इंटू कितना कर सकता हूँ मैं इसको, 10⁻³ और बटे कितना कर सकता हूँ मैं, 3 इंटू V² और इंटू ओमेगा, 3 इंटू V² और इंटू ओमेगा, और बराबर कितना कर सकता हूँ मैं इसको, C। कितना कर सकता हूँ भाई मैं इसको, C। कितना करा जा सकता भाई इसको, C। अब जरा देखिए यहाँ पर एक कंक्लूजन ये निकल कर आया कि डेल्टा में कितनी रिक्वायर्ड है, 3 गुना कम कैपेसिटर की रिक्वायर्ड है, किसके मुकाबले, स्टार के मुकाबले। कैपेसिटर, मुझे कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है kVAR से, तो भाई डेल्टा में जो कैपेसिटर चाहिए मुझे स्टार के मुकाबले 3 गुना कम चाहिए, तो कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाकर मैं काम चला सकता हूँ। तो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए
डेल्टा की ही कंडीशन को यूज करा जाता है जब पावर फैक्टर करेक्शन करना हो, तो ट्रांसमिशन लाइन में डेल्टा में ही कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में ही कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, क्योंकि कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में डेल्टा में कम वैल्यू का रिक्वायर्ड होता है। किसका वैल्यू का रिक्वायर्ड होता है भाई? कम वैल्यू का। अब देखिए, एक होता है इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। कौन सा होता है? इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, पॉइंट है, इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। कौन सा भाई? इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। देखिए टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। तो ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन मतलब कि पावर फैक्टर को इस प्रकार सुधारना है कि वो इकोनॉमिकल हो, पैसा की बचत कर सके। इकोनॉमिकल पावर फैक्टर देखिए, समझिए कैसे हो सकता। मान लीजिए आपके घर की यूनिट जो है, आपके घर की यूनिट बिजली का खर्चा एक महीने में 1000 रुपए का है। समझिएगा ध्यान से, इकोनॉमिकल पावर फैक्टर है क्या, ध्यान से समझिएगा। कि मान लीजिए आपके घर में एक महीने में कितना खर्चा आता है? एक महीने में 1000 रुपए का बिल आता। कितने का आता भाई? 1000 रुपए का बिल आता। आपने देखा कि यार मेरे घर का तो पावर फैक्टर लो है, पावर फैक्टर कम है, तो पावर फैक्टर कम होने के कारण बिल कितने रुपए का आता? 1000 रुपए का। अब तुम चाहते हो कि पावर फैक्टर को क्या नाम है, पावर फैक्टर को सुधारा जाए। अब आपने क्या काम करा? आप 5000 रुपए की पावर फैक्टर करेक्शन के लिए एक इक्विपमेंट लेकर आए। क्या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इक्विपमेंट लेकर आए जिसकी कीमत 5000 रुपए थी। कितनी थी भाई? 5000 रुपए थी। कितनी थी? 5000। अब एक महीने बाद तुमने दोबारा देखा कि यार मेरे पास बिल आया 600 रुपए का। कितने रुपए का बिल आया? 600 रुपए का। तो आपको पावर फैक्टर करेक्शन के बाद कितने रुपए बच गए? 400 रुपए। लेकिन यार आपको पता लगा 400 रुपए तो कम बचे हैं, तो आपको क्या हुआ? कुछ पावर फैक्टर इक्विपमेंट पे ध्यान नहीं दिया और आपने बेचने का निर्णय बना लिया कि हम पावर फैक्टर इक्विपमेंट को बेच रहे हैं। एक होती है डिप्रेसिएशन कॉस्ट। क्या होती है? डिप्रेसिएशन कॉस्ट पर डिपेंड करता है इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। अब आपने एक महीने बाद या 2 महीने बाद कभी ना कभी तो वो खराब भी होएगा। मान लीजिए 1 साल बाद खराब होता हूँ, एक महीना बाद आपके मान चलिए वो खराब हो गया 1 महीना बाद। तो 1 महीना बाद आप उसको इक्विपमेंट को मान लीजिए 4000 रुपए का बेचते हैं। कितने का बेचते हैं भाई? 4000 रुपए का। बेचना नहीं है, मैं बता रहा हूँ 2-4 साल बाद जितने बाद भी खत्म होएगा उसकी डिप्रेसिएशन कॉस्ट में जाएगा। भाई यदि कोई किसी इक्विपमेंट को लाए हो खरीद कर, जितने का लाए हो क्या उतने का बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि उसकी डिप्रेसिएशन भी तो कॉस्ट है, कुछ ना कुछ तो उसमें नुकसान हुआ है। यदि आप 5000 का लाए तो 5000 का बेच तो नहीं सकते। बेच सकते हो लास्ट 3000 या 2500। अब मान लीजिए आपने 4000 का बेच दिया 1 महीने बाद। अब जरा एक बार दिमाग लगाइए कि भाई पावर फैक्टर इक्विपमेंट लाए हम, कितने था? 5000 के, बचा कितने भाई? हम 400 रुपए लॉस में चले गए। 1000 रुपए तो 600 रुपए तो हम अभी भी माइनस में हैं। ध्यान से देखो, अबे बचाए हमने 400 रुपए लेकिन खर्च कर दिए 1000 रुपए, तो 600 रुपए तो अभी भी माइनस में है। तो ऐसा इक्विपमेंट नहीं, या ऐसा पावर फैक्टर करेक्शन करने से क्या फायदा जो लॉस कहाँ जाए 600 रुपए का नुकसान कर दे। क्योंकि यार जब अब तुम इसे इक्विपमेंट लाए हो तो ये कभी ना कभी तो खत्म भी होएगा, बेकार भी होएगा। इसे बेचोगे भी तुम, क्या उसी कीमत में बेच सकते हो जिसमें लेकर आए थे? नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते नहीं, तो वही डिप्रेसिएशन कॉस्ट डिपेंड करेगी। क्या डिपेंड करेगी? डिप्रेसिएशन कॉस्ट। 1000 रुपए का बिल था, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपने को लगाया इक्विपमेंट, 600 रुपए बिल रह गया। 1 महीना बाद पता लगा कुछ गड़बड़ है, 4000 रुपए का आपने बेच दिया। अबे भाई जरा ध्यान से तो देखो, फायदा कितने का हुआ? 400 रुपए का। और लेकिन लॉस भी तो 1000 रुपए का हो गया, तो 600 रुपए तो अभी भी माइनस में। तो पावर फैक्टर इक्विपमेंट के साथ पावर फैक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिससे मैं समय के अनुसार जो इक्विपमेंट में खरीद के लेकर आया हूँ, जो इक्विपमेंट खरीद के लेकर आया हूँ, कि वो साल 2 साल या 3 साल बाद जब तक खराब हो, वो जितने में बिके उसकी डिप्रेसिएशन कॉस्ट जिस हिसाब से हर महीने कम हो रही है,
उससे ज़्यादा मैं पावर फैक्टर के द्वारा हर महीने या हर साल दर पैसे बचा सकूं। डिप्रेसिएशन कॉस्ट जितनी हर साल, मान लीजिए 5 साल बाद आपने बेका 5,000 रुपये खरीद के लाए, और 1 साल बाद उसकी कीमत 4,000 रुपये, उसके बाद 3,000 रुपये, उसके बाद 2,000 रुपये, उसके बाद 1,000 रुपये। तो इक्विपमेंट ऐसा खरीद कर लेकर आना चाहिए जो हमारे पास हर साल हमारे इक्विपमेंट की 1,000 रुपये कॉस्ट कम हो रही है, तो इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए जो हर साल 1,000 रुपये से ज़्यादा हमें बचा के दे, तभी हमारे पास पावर फैक्टर बेहतर होएगा। और उस पावर फैक्टर को जिस पर हमें 1,000 रुपये से ज़्यादा बचत हो, उसी पावर फैक्टर को बोला जाएगा इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, और उसको ज्ञात करने की कंडीशन कहलाएगी इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन। क्या कहलाएगी? इकोनॉमिकल पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट। चलो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं भाई। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कैपेसिटर था, कोई लोड था घर का, जिसमें पहले एंगल था cos φ1। क्या था भाई? cos φ1। मैंने इक्विपमेंट लगाया। क्या लगाया? इक्विपमेंट। उसके बाद एंगल बढ़ के हो गया cos φ2। क्या हो गया भाई? cos φ2। लगाने से पहले था cos φ1, लगाने के बाद कितना हो गया? cos φ2। तो cos φ2, तो मुझे cos φ2 की वैल्यू निकालनी हो, किसकी निकालनी हो? cos φ2 की वैल्यू, उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। मुझे निकालना है इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। वह इकोनॉमिकल पावर फैक्टर जो क्या कर सके, पैसे की बचत इस हिसाब से कर सके जिस हिसाब से डिप्रेसिएशन कॉस्ट हमारे पास है। डिप्रेसिएशन कॉस्ट से ज़्यादा ही बचनी चाहिए पैसे। तो कितना लिख सकता हूँ मैं? फार्मूला लिख सकता हूँ 1 माइनस का बी स्क्वायर, बी अपॉन का ए स्क्वायर। कितना लिख सकता हूँ? बी अपॉन का ए स्क्वायर। दूसरा मेरे पास फार्मूला होता है, और वही कॉस थीटा बराबर फार्मूला एक और होता है, इसे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस का और b प्लस का c और अपॉन का ए स्क्वायर। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको? b अपॉन का c और अपॉन का ए स्क्वायर कॉस थीटा। इसे माइनस करिए, फार्मूला क्या है भाई? माइनस का है। ये मेरे पास वो कॉस थीटा की एंगल है। अब बात करोगे इसमें a और b क्या है? a और b, तो a की वैल्यू मेरे पास जो होती है, ये होती है वैल्यू होती है, किसकी होती है भाई? वैल्यू होती है। देखिए b और a मेरे पास दो वैल्यू हैं। क्या है भाई? दो वैल्यू। तो मेरे पास b और a की वैल्यू देखिए, b क्या है और a क्या है। a है मेरे पास मैक्सिमम डिमांड पर, a क्या है मेरे पास? ये है रेट, kVAR। क्या है? kVAR। kVAR क्या है भाई? kVAR पर एनम। पर एनम का मतलब है पर साल, मैं इसको बोल सकता हूँ एनम। एनम का मतलब है पर साल कितनी हो सकती है मेरे पास? रेट पर कितनी हो सकती है ये भाई? रेट पर। देखिए रेट kVAR पर एनम। दूसरी मेरे पास क्या होती है? b बराबर होती है, जो फेज मॉडिफायर लेकर आए हैं उसकी डिप्रेसिएशन कॉस्ट ही होती है kVAR पर एनम। क्या होती है? kVAR पर एनम। तो यही आपको याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल नए उसके चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे।